अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और नाजरीन, प्रोग्राम में आज हमें सबसे पहले बात करनी है श्रीलंका की। आप जानते हैं कि श्रीलंका के हालात बहुत अरसे से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही इसी प्रोग्राम के अंदर हमने श्रीलंका के हालात पर डिटेल में बात की थी। आपको हमने बताया था कि वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं, क्योंकि आवाम का मुतालिबा यही दिखाई देता था। लेकिन अब जब वहाँ के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है, उसके बाद भी हालात काबू में आते दिखाई नहीं देते हैं। हुआ क्या है कि ये जो यहाँ पर मुश्तिल मुज़ाहिरीन हैं, उन्होंने गुस्से की हालत में, शदीद गुस्से की हालत में यहाँ पर जो बहुत बड़ी तादाद में सियासतदान हैं उनके घर जला दिए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं उनके घर को भी नज़र आतिश कर दिया है। मनाज़िर हम आपको विंडो के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सदर के घर के बाहर जो हामी हैं और एहतजाजी जो मुज़ाहिरीन हैं उनके दरमियान झड़पें भी हुई हैं। और बताया ये जा रहा है कि रुकने पार्लियामेंट समेत 7 अफराद हलाक और 190 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें दर्जनों जो हैं उनकी हालत जो है वो इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। लाखों मुलाजमीन जो हैं इस वक्त बताया जा रहा है कि उन्होंने हड़ताल कर रखी है। मुल्क भर में स्याह परचम लहराए जा रहे हैं, कहीं सोग मनाया जा रहा है तो कहीं अभी भी एहतजाज किया जा रहा है। और कहीं ये एहतजाज इतना बढ़ चुका है कि कर्फ्यू के बावजूद, जिसमें बुध तक तौसी कर दी गई है, इसमें कमी आती दिखाई नहीं दे रही है। किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म हो, प्रेसिडेंट हों, सियासतदान हों, रुकने पार्लियामेंट हों, कोई भी हो, यहाँ पर महफूज दिखाई नहीं देता है। और अब तो ये भी इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ जो बड़े सरकारी ओहदों पर जो लोग हैं उनके घरों के बाहर भी मुजाहरे हो रहे हैं। सिचुएशन क्या है, क्यों है? आप जानते हैं कि जो यहाँ पर पक्से ख़ानदान है वो गुज़श्ता बहुत सारे सालों से यहाँ पर हुक्मरानी करता चला आ रहा है। उनके भाई हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, सारे फैमिली मेम्बर में बड़े से बड़े ओहदों पर दिखाई देते थे। लेकिन फिर यहाँ के अवाम ने ये कहा कि वो फ़ैसले जो इस ख़ानदान को बहुत पहले लेने चाहिए थी, यहाँ की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, वो फ़ैसले चूँकि बर वक्त नहीं लिए गए और इसमें सिर्फ पक्से ख़ानदान जो है उन्होंने अपने मफादात को मद्देनज़र रखा, अवाम के मफाद को नहीं देखा। इसलिए अब हम इस जो ख़ानदान है इसको हुकूमत के अंदर नहीं रहने देंगे। फिर हुआ क्या जी? फिर हुआ ये कि पहले वज़ीर आज़म जो हैं वो मुस्तफ़ी होते हैं, फिर उनके भाई जो हैं श्रीलंका के सदर, उनको भी कहा जाता है कि वो भी मुस्तफ़ी हों, वो भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। कहा यह जा रहा है, इत्तलात आ रही हैं, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं की जा रही है। अलबत्ता उनके घर पर जो अटैक करने के लोगों की जानिब से कोशिश की गई थी उसकी तस्दीक कर दी है। उनके इस्तीफ़े की मुतज़ाद इत्तलात मुख्तलिफ ख़बर रसां इदारे जो हैं उनकी जानिब से हम तक आ रही है। मुल्क में इस खुराक का शदीद बहरान पैदा हो चुका है, ईंधन कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने आपसे शेयर किया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कई दिनों तक ईंधन के हुसूल के लिए बोतलें उठाए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खड़े दिखाई दे रहे थे। और होता क्या था कि इतनी लंबी कतारें थीं, इतनी झड़पें वहाँ पर हो रही थी ईंधन के हुसूल के लिए कि बहुत सारे लोग इन कतारों के अंदर ही मर गए थे। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ तक पहुँची कैसे, इतनी क्रिटिकल हुई कैसे, इसकी ज़िम्मेदारी क्या वाकई एक इस ख़ानदान पे जो साल यहाँ पर हुक्मरान रहा, जिसने आवाम की नहीं सुनी, सिर्फ अपने मफादात के लिए काम किया, जो उनके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, या फिर इसकी वजह कुछ और है? ये सारी चीज़ें पहले एक रिपोर्ट में जान लेते हैं, फिर हमारे साथ जी सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे, उनसे भी बात कर लेंगे। श्रीलंका में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने हुक्मरान राजापक्से खानदान के घर जला दिए। श्रीलंका में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में पीर से अब तक हुक्मरान जमात के एक रुकने पार्लियामान समेत 7 अफराद हलाक जबकि 190 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। हुकाम ने हालात को काबू में लाने के लिए मुल्क भर में आज कर्फ्यू में बुध तक तौसी कर दी है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्से ने शदीद माली बहरान के बाद मुल्क गिर होने वाली अवामी एहतजाज, मुजाहिरों और अमनो अमान की शदीद बिगड़ती सूरत हाल से मजबूर होकर अपने ओहदे से गुज़िश्ता रोज अपना इस्तीफा जमा करवा दिया। पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और फौज ने सिक्योरिटी मामलात संभाल लिए हैं। मुजाहिरीन मुस्ताफी वज़ीर आज़म राजापक्से के भाई और श्रीलंका के सदर से भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मतलब है कि मौजूदा काबीना तहलील हो गई है और अब श्रीलंका में नई यूनिटी हुकूमत का क़याम मुमकिन हो सकेगा। लेकिन श्रीलंका में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी सियासी जमात
पहले ही कह चुकी है कि वो किसी भी ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी जिसमें राजापक्से खानदान के अफराद शामिल होंगे। श्रीलंका में इस वक्त 1948 में बरतानिया से आजादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े मुआशी बहरान का सामना है। मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $1 अरब से भी कम रह गए हैं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक श्रीलंका की मईशत का सियाहत पर बहुत ज्यादा इन्हिसार है। कोरोना वायरस के बायस सियाहती सरगर्मियां मुतासर होने की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों में श्रीलंका की मईशत को दरपेश मसाइल में मजीद इजाफा हुआ, लेकिन मुआशी माहिरीन के नजदीक बैरूनी कर्जों और टैक्स से मुताल्लिक हुकूमत के इक़दामात श्रीलंका को दरपेश तारीख के संगीन तरीन बहरान के बुनियादी असबाब में शामिल हैं। माहिरीन मुआशियात का कहना है कि श्रीलंका 2007 से मुसलसल गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले आ रहा था और हर हुकूमत कर्जों की अदायगी के लिए किसी सोच विचार के बगैर बांड जारी करती रही है। एक जानिब हुकूमत गैर मुल्की कर्जों और दरामदाद की अदायगियों के लिए डॉलर इस्तेमाल करती रही, तो दूसरी जानिब मरकजी बैंक ने मुल्की करेंसी की कदर को बरकरार रखने के लिए ज़र मुबादला का इस्तेमाल किया। माहिरीन का कहना है कि इन इक़दामात के नतीजे में ग़िज़ा और दीगर अशिया ज़रूरिया को बैरूनी मुल्कों से मंगवाने के लिए ज़र मुबादला ही नहीं बचा और अफराते ज़र में भी इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि लोगों के मुजाहिरों का असल हदफ सदर हैं, मगर ऐसी कोई अलामत नहीं कि वो इक़्तिदार से अलग हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि आइंदा रोज भी मुजाहिरे जारी रहेंगे। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए फौज को वसी तर इख्तियारात हासिल हैं। तजियाकारों ने खदशे का इजहार किया है कि मुल्क में जारी इमरजेंसी और कर्फ्यू की सूरत हाल में लागू इन ज़ाब्तों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं, जो कि नए मसाइल को जन्म दे सकता है। आज़ादी के बाद से इस वक्त श्रीलंका को सबसे बड़े माशी बहरान का तो सामना है ही है, लेकिन जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी बहुत गंभीर, बहुत मुश्किल हो चुकी है। हुकूमत से संभल नहीं रही है। वज़ीर आज़म वैसे मुस्तफ़ी हो चुके हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो जमातें हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई मुश्तरका हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर उसका क़याम अमल में लाया जाए। वो कहते हैं कि किसी ऐसी हुकूमत को हम नहीं मानेंगे जिसकी किसी एक भी सरबराह का ताल्लुक जो है, एक भी रुकन का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान ख़ानदान से हो। इतना ज़्यादा पाकिस्तान ख़ानदान की मुखालिफत जो है सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ़ के अंदर नहीं पाई जाती है, बल्कि आम आवाम के अंदर भी पाई जाती है। सिचुएशन ऐसी क्यों हुई, किस जानिब जा सकती है, इस पे अब बात कर लेते हैं। हमजा रफ़त हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं इंटरनेशनल उमूर के, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब। वालेकुम सलाम आसमा, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में दावत दी। आपका शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अच्छा हमजा साहब, श्रीलंका में हालात जो हम देख रहे हैं, जो हमने अभी अपने नाज़रीन से शेयर किए हैं, इंतहाई मखदूश हैं, इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। अबतर सूरत हाल है, कर्फ्यू के वक्त में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कहीं से भी कि अवाम के सब्र का ये पैमाना जो लबरेज हो चुका है, कहीं पर अवाम इसको कोई रोक लगा पाएंगे, इसको रोक सकेंगे, कुछ सब्र का मुजाहरा कर सकेंगे, सिचुएशन कुछ बेहतर हो सकेगी। आपका तज्जिया पहले तो क्या कहता है इस सारी सिचुएशन के ऊपर? हालात आपको संभलते दिखाई दे रहे हैं वज़ीर आज़म के मुस्तफ़ी होने से, या उसके बाद आपको लगता है कि अगर अभी प्रेसिडेंट भी मुस्तफ़ी हो जाएं तो सब ठीक होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। हालात मजीद खराब इस वजह से होंगे क्योंकि महिंदा राजपक्सा जो वजीर आजम है श्रीलंका के, उनके जो भाई है गोताबाया राजपक्सा, वो सदर भी है। तो अगर आप श्रीलंका की मुजाहिरों के जायजा लें तो इस वजह से मुजाहरे हो रहे हैं। वो तो फ्यूल शॉर्टेजेस और इकॉनमी मैशत की जो नाकामी है वो तो एक तरफ है, इस वजह से है क्योंकि राजपक्सा डायनेस्टी से वो लोग तंग आ चुके हैं। श्रीलंकन अवाम ने राजपक्सा डायनेस्टी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब से एलटीटीई की जो 2007-2008 के अंदर जब खत्म हुई, एलटीटीई डिसमेंटल होगी, राजपक्सा ने एक जिसको आप कहते हैं कि सिफारती भर्तियां करना शुरू कर दी मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के अंदर। उन्होंने कोशिश की कि किसी ना किसी तरह से आर्म फोर्सेस है, उनका जो जनरल सारा फोंसेका थे, उनको उन्होंने उनकी एडवाइस को उन्होंने नहीं लिया और पूरे श्रीलंका मतलब छोटा सा जजीरा है, उसके अंदर एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी उन्होंने बना ली। और उस कल्ट ऑफ पर्सनालिटी की वजह से उनकी जो नेपोटिज्म, करप्शन, अगर आपने मैशत के जिक्र किया, इसी दौर के अंदर करप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ी है श्रीलंका के अंदर। और ये वो मुल्क है जिसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो जिसको आप कहते हैं जनूबी एशिया के अंदर सबसे आगे था। अब ये लिटरली मालदीव्स के पीछे जा चुका, भूटान के लगभग है। तो अभी जब तक गोताबाया राजपक्सा जो है और राजपक्सा डायनेस्टी का कोई भी ऑफिशियल श्रीलंकन कैबिनेट से
और श्रीलंकन हुकूमत से मुकम्मल तौर पर इस्तीफा नहीं दे देते, ये एहतजाज जारी रहेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ इसकी मुआशी सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। सियासी पर तो हमने कर ली। मईशत जो इसकी इस कदर ज़बूं हाली का शिकार हो चुकी है, जिस तरह से यहाँ पर ईंधन नहीं मिल रहा है, लोगों को खुराक नहीं मिल पा रही है, लोगों की डेथ्स हो रही हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए, कतारों में लगे हुए खुराक के हुसूल के लिए एक दूसरे की जान भी ली जा रही है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। तो सर ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि अब जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर IMF मदद कर देता है, गो कि बहुत देर की, बहुत ताख़ीर की गई पाकिस्तान ख़ानदान की जानिब से यहाँ IMF के पास जाने में, लेकिन चलें अभी इसमें कहा जा सकता है कि देर तो चले हो गई, लेकिन इट्स नेवर टू लेट, अभी भी कुछ मदद की जा सकती है IMF की जानिब से। और अगर IMF मदद नहीं करता है, क्या मुस्तक़बिल है श्रीलंका का सर? देखिए, श्रीलंका पाकिस्तान की तरह ये पहली दफा नहीं है कि IMF के पास जा चुका हो। श्रीलंका ने चाइना से भी बहुत हद तक कर्जे लिए हैं। अगर आप हम्बनटोटा की पोर्ट की बात करें, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, वो एक आर्गुमेंट की तरफ से ये आता है कि उस इन्वेस्टमेंट की वजह से सॉवरेन डेट बढ़ चुका है। अगर आप इसको थोड़ा सा एग्जामिन करें, सॉवरेन डेट जो है चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को प्रीडेट करता है, वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से भी है। इंडिया से उन्होंने क्रेडिट लाइंस लेना शुरू कर दी हैं, तो कर्ज लेना शुरू कर दिए, जिनको वो तवील अरसे के बाद जब उनकी मईशत संभल जाएगी उसके बाद वो वापस कर सकेंगे। इसके कोई इमीडिएट फिक्सेस नहीं है। श्रीलंका की इकोनॉमी को समझने के लिए उस जजीरे की जो कंपोनेंट्स है इकोनॉमी की, उसको समझना जरूरी है। टूरिज्म इनकम इनकी बहुत बुरी तरह से हिट हुई थी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। यूक्रेन में जो क्राइसिस हो रहा है उसकी वजह से फ्यूल शॉर्टेजेस बढ़ चुकी थी। आपने कतारों का जिक्र किया, कोलंबो में, कैंडी में, ट्रिंकोमाली में, जाफना के अंदर, और आप मुख्तलिफ और जो उनके शहर हैं वहां पे लंबे लंबे कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि फ्यूल शॉर्टेज के बजाय जो है मईशत चल नहीं सकती, फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद पड़ चुकी हैं। अब इस दौर के अंदर जब राजापक्सा डायनेस्टी के खिलाफ इस वजह से एहतजाज हो रहा है क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसा इकोनॉमिक पैकेज श्रीलंकन्स को नहीं ऑफर किया जिससे उनको रिलीफ मिल सके, जिनकी उनकी जो आप कह सकते हैं कि मईशत नोज डाइव करी है उसको किसी तरह से एड्रेस नहीं कर सके। तो ये श्रीलंका का फिलहाल हाल है। IMF का आपको पता है, जब आप उनके पास जाएंगे वो कहेंगे कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। इस वक्त श्रीलंका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की पोजीशन में नहीं। क्रेडिट लाइंस लेना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा श्रीलंका के लिए। हिंदुस्तान है, चीन है और कुछ और ममालिक है, थाईलैंड की भी कुछ लोग जिक्र कर रहे थे। तो इसका कोई क्विक फिक्स अभी फिलहाल नहीं होगा। ये हो सकता है कि अगर राजापक्सा डायनेस्टी चली जाती है, नई हुकूमत आती है जिसमें उनकी जो ऑपोजिशन है उसमें रानिल विक्रमसिंघा की पार्टी है, वो आ जाते हैं और वो कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज लेके आ सकते हैं, फिर IMF के पास जाना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि IMF के साथ जब आप डील करते हैं जरूरी ये होता है कि वो जो डील है वो प्रोपोर्शनल हो, वो मैनेजेबल हो। वो ये नहीं हो सकता कि आप कर्जे लिए जाए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट ना करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा हमजा साहब, ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त श्रीलंका में जो सूरत हाल है, हम ये जानते हैं कि फ़ौज को बहुत वसी नहीं, वसी तर वहाँ पर इख्तियारात हासिल हैं इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बहुत सारे तज्जियाकार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुल्क में जो इमरजेंसी है, जो कर्फ्यू की सूरत हाल है, इनमें जो ज़ाब्ते लागू होते हैं उनकी निगरानी करने वाला इस वक्त कोई नहीं है, और ये चीज़ जो है ये बहुत बड़े मसाइल को जन्म दे सकती है। और ये भी देखा गया है, कल के मुजाहरों के हवाले से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ उनके जो अपने लोग थे, उनके जो अपने हिमायती थे, वो भिजवाए गए थे यहाँ मुजाहिरीन पर अटैक करने के लिए, पहले हमला करने के लिए। तो ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें इंसानी अलमिया पैदा हो रहा है, इसकी शफाफियत का दायरा कार क्या होगा? कोई है इस सारी चीज़ को देखने वाला कि इसमें कहाँ पर क्या ज़्यादती हो रही है? और ये जो कोई निगरानी का कोई चेक एंड बैलेंस, कोई इस तरह के सिस्टम नहीं है, ये किन हालात को जन्म दे सकता है फिर? हमजा साहब देखिए, हाँ जी, देखिए, बैनुल-अक़वामी सतह के अलावा, बैनुल-अक़वामी इंस्टीट्यूशंस के अलावा फिलहाल श्रीलंका के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो राजापक्सा डायनेस्टी को चेक बैलेंस के तौर पे अकाउंटेबल रख सके। आपने श्रीलंकन फौज की बात की, हैरानगी की बात है, ये वही फौज है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि 2007-2008 के अंदर जब LTTE को खत्म किया, जो वहाँ की दहशतगर्द की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, पाकिस्तान ने बहुत मदद की थी उनके इस हवाले से, तो श्रीलंकन आर्मी को बहुत सराहा जाता था। श्रीलंकन आर्मी का जो मुकम्मल कंट्रोल है वो इसी डायनेस्टी के अंडर आ जाती है। तो अगर वो डायनेस्टी के अंदर आ जाती है तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंसानी बहरान भी पैदा होगा। आपने प्रोटेस्टर्स की बात की, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को मारा गया था, इंजर किया गया था, अस्पतालों के अंदर वो गए थे।
और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि राजापक्सा की ऑर्डर्स के बगैर उनके पास एक रिस्क होता है कि दे विल गेट फायर्ड, उनको नौकरी से निकाला जाएगा। मिलिट्री म्यूटिनी का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी जन्म ले सकता है अगर तो फर्ज करें सिचुएशन बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो फिलहाल तो नहीं है। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फिलहाल बिल्कुल ही ऑब्सेस्ड है यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर। उनको कोई और इंसानी जो बहरान है, जो जिसको हम कहते हैं इंसानी क्राइसिस के ऊपर उनकी कोई तवज्जो नहीं है। चाहे वो इसराइल फलस्तीनियों को मार रहा हो, चाहे वो अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, चाहे वो श्रीलंका के अंदर बहरान हो, या ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे और मसाइल हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर जो ड्राउट आया है उसके ऊपर भी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल या जो ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं है। सारा फोकस इस वक्त यूक्रेन के ऊपर है। तो बड़ा मुश्किल है राजापक्सा डायनेस्टी को अकाउंटेबल रखना, बासवाए कि जो अवाम है वो एहतजाज करे और कोशिश यही करे कि इस पॉपुलर एजिटेशन से रिजीम चेंज हो जाए। ठीक है। अच्छा, अगर अभी प्रेसिडेंट का भी इस्तीफा आ जाता है तो आपको लगता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो डिमांड कर रही है, जो मुतालिबा कर रही है, जिसका जिक्र मैंने भी किया, रिपोर्ट में भी था, आप भी जिसका तस्करा फरमा रहे हैं कि पक्से ख़ानदान का कोई भी शख्स नई गवर्नमेंट जो है, नई जो रिजीम है उसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? और फिर ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा कि अगर इस चीज़ की जानिब जाया जाता है, रिजीम चेंज की जानिब जाया जाता है, कितना इसमें वक्त लग सकता है और तब तक क्या इस बात की गारंटी है कि हालात जो हैं वो इंसानी अलमिया की शक्ल इख्तियार नहीं कर जाएंगे? क्योंकि हम आप तो अभी भी समझ रहे हैं कि इंसानी अलमिया है यहाँ पर जो सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन बड़े जो इदारे हैं उनकी निगाहें तो सिर्फ यूक्रेन के मसले पर है ना सर। नहीं, आप सही कह रही हैं। इसका अगर आपने इसका एनालिसिस करना है, आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, सबसे बड़ा जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, हमारे यहाँ तो इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर का चल रहा है। श्रीलंका के अंदर जो सबसे जिसको कहते हैं प्रोमिनेंट ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि द राजापक्सास हैव टू गो या गोता हैज टू गो। सोशल मीडिया की अगर आप पल्स को देख लें, ये एजिटेशन खत्म नहीं होने वाला, साफ सी बात है। और जब तक राजापक्सास की आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मेंबर कैबिनेट के अंदर होगा और नई हुकूमत की कोशिश ये होगी कि अगर फर्ज करें अगर हमने राजापक्सा डायनेस्टी के किसी भी मेंबर को अकोमोडेट करना है, पहले उसको एहतसाब के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एहतसाब के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कोर्ट्स के अंदर उनको जाना पड़ेगा, जो करप्शन के एलिगेशंस है वो उसका उनको सामना करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो नई हुकूमत का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि बुनियादी तौर पर मिस गवर्नेंस और करप्शन का मसला श्रीलंका के अंदर, इकोनॉमिक पोटेंशियल। जी सर। जी बिल्कुल ऐसे लंबा प्रोसेस है, बट ये जो पॉपुलर एजिटेशन है इसमें जो कोई कमी नजर नहीं आ रही इस वक्त। आई मीन इसमें यंगस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे लोग जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं और बहुत सारे लोग सिंपैथेटिक है उस अवाम से जिसको माशी तौर पे बहुत हद तक राजापक्सास ने बीट डाउन किया। तो उस हवाले से अगर ये एजिटेशन चलती रही, ऑपोजिशन हुकूमत आ जाती है, उनकी कोशिश ये होगी, क्योंकि देखें आगे आपने इलेक्शंस के अंदर भी तो जाना है, तो जो ऑपोजिशन होगी वो जब इलेक्शंस के अंदर जाएगी वो करेगी जो अवाम की बेहतरी में होगी। और अवाम इस वक्त चाहती है कि राजापक्सा डायनेस्टी की जो है वो एहतसाब हो। एहतसाब चाह रहे हैं जी अवाम, लेकिन एहतसाब का ये अमल भी फौरी तौर पर नहीं हो सकता है। जो फोकस करने की चीज़ है वो ये है कि यहाँ के हालात किसी तौर पर बेहतर किए जा सकें। वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ी होकर सोच रहे थे कि शायद ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। प्रेसिडेंट के इस्तीफ़े का मुतालिबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इसी पे बात कर रहे थे जी हमजा रिफ़त हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आपके तज्ज़िये के लिए। जी रिफ़त हुसैन साहब का तज्ज़िया आपने सुना। आगे बढ़ जाते हैं एक और जगह जहाँ सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। बहुत सारे तज्ज़ियाकारों का मानना ये था कि कुछ दिन के लिए सिचुएशन ऐसी रहेगी, अटैक किया जाएगा और उस अटैक के बाद जब अपने मफादात जो है हासिल हो जाएंगे दूसरे मुल्कों, तो ये जंग जो है बंद हो जाएगी। मैं बात कर रही हूँ रूस और यूक्रेन के दरमियान छिड़ी जंग की, यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर हो रही है। इसमें हज़ारों लोग जो हैं वो अब तक अपनी जानें गंवा चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। क्या सिचुएशन है जी, लोग गुजर रहे हैं। गुजरगाहों के साथ साथ आप देखें शहरी जो इलाके हैं उनके अंदर आग लगी हुई है। अभी कल ही हमने आपको आगाह किया था कि एक स्कूल जो है उस पर अटैक किया गया था। 200 से ज़्यादा जो बच्चे हैं, 226 के करीब जिनकी तादाद बताई जा रही थी, अब तो उसमें और भी ज़्यादा इजाफा रिपोर्ट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। वो उनकी हलाकतें हो गई थी। 60 से ज़्यादा अफराद इस अटैक के अंदर उसी वक्त बताया जा रहा था कि वो हलाक हो गए थे। बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारी सिचुएशन बताया जा रहा है कि गंभीर होती चली जा रही है। रशिया के हवाले से ये कहा जा रहा है, रशिया खुद ये दावा करता दिखाई देता है कि उसने बहुत बड़ा जो मशरकी हिस्सा है
इस वक्त यूक्रेन के जो मशरकी इलाके हैं उनको अपने कब्जे के अंदर ले लिया है और बहुत सारी जो जगहें हैं वो उस पर अनाउंस भी कर सकता है कि जी ये इलाके जो हैं अब बाकायदा तौर पर ये यूक्रेन का हिस्सा नहीं रहे हैं, ये यूक्रेन से अलग हो चुके हैं। इस बात के बारे में भी यूक्रेन की जानिब से भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा था, लेकिन यूक्रेन की जानिब से साथ साथ नाज़रीन ये एक दावा ज़रूर किया जा रहा है कि बहुत सारा फ़ौजी नुकसान जो है वो रशिया को पहुँचाया जा रहा है। और इस पर रशिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है? इस पर रद्द-ए-अमल ये सामने आता है कि जी यूरोप मदद कर रहा है यूक्रेन की बहुत ज़्यादा, और वो शुरू दिन से करता चला आ रहा है। और रशिया तो ये तक इल्ज़ाम लगाता है, ये कहता है कि ये जो जंग का आगाज़ हुआ है ये यूक्रेन की वजह से नहीं हुआ है, ये यूरोपीय ममालिक की वजह से हुआ है, जिन्होंने रशिया को बकौल रशिया के इस बात पर उकसाया कि वो अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर। इस आग को इतना भड़का दिया कि इसके शोले जो हैं वो एक जंग की शक्ल में अब पूरे यूक्रेन को अपनी लपेट के अंदर ले चुके हैं। ये रशिया की जानिब से कहा जा रहा है। यूक्रेन की जानिब से क्या कहा जा रहा है जी? यूक्रेनी प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, बहुत सारे बयानात देते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देते हैं, बहुत सारे मीडिया से बात करते हैं। मुतालिबा उनका बार बार एक है कि वो ये चाहते हैं कि जंग किसी तौर रुक जाए और वो इसके लिए मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार है। तो फिर झिझक कहाँ है, रुकावट कहाँ है? मुज़ाकरात होते भी हैं तो नतीजा क्यों नहीं निकल पाता है? और इस वक्त ये जंग कहाँ पर खड़ी है? और ये जो नेटो की रुकनीत का मामला है, फिर इसमें ये जो फिनलैंड एक नया किरदार इसमें बहुत अरसे से हमें दिखाई दे रहा है सामने आता हुआ, ये सारी सिचुएशन क्या है, किस जानिब इस जंग को लेकर जा सकती है, सूरत हाल क्या हो सकती है, इस पर हमारे पास एक पैकेज है, आपको दिखाएंगे। रूस यूक्रेन जंग 76वें रोज में दाखिल हो चुकी है। मशरकी यूक्रेन के बंदरगाही शहर ओडेसा में शेलिंग के बाद बेशतर इमारतों, शॉपिंग सेंटर और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक ब्लोगोरविका और रुबिजने के मकामात पर शदीद लड़ाई जारी है। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने खबरदार किया है कि रूस की जानिब से कीमियाई सनअतों को निशाना बनाया जा सकता है। उधर कीव हुकाम ने तस्दीक की है कि उसके 1000 से ज्यादा फौजी अब भी अज़ोस्टाल प्लांट में मौजूद हैं। दूसरे जानिब यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि अज़्यूम में मुनहमिद अमानत से 44 लाशें मिली हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले के बाद अब तक 3381 शहरियों की हलाक होने की तस्दीक की गई है। यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की निगरानी करने वाले मिशन के सरबराह का कहना है कि मुल्क में जंग शुरू होने के बाद से 3381 अफराद हलाक हो चुके हैं और 80 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। दूसरे जानिब यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने खदशा जाहिर किया कि रूस की जानिब से कीमियाई मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अब तक 26,000 रूसी फौजियों को हलाक किया गया है। दूसरे जानिब लिथुआनिया की पार्लियामेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पर यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को नस्ल कुशी तस्लीम करने की करारदाद मंजूर कर ली है। नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन की खबर के मुताबिक हक में 128 वोट पड़े। करारदाद में इस बात की निशानदेही की गई कि रूस की फौजी दस्तों ने बूचा में इज्तमाई जंगी जराइम का इर्तकाब किया है। करारदाद में जोर दिया गया कि तमाम मुजरिमों का एहतसाब होना चाहिए और आर्मी बिरादरी को रूस के जराइम की तहकीकात के लिए खुसूसी बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत कायम करनी चाहिए। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की इमदाद का सिलसिला जारी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट्स यूक्रेन को इजाफी $40 बिलियन की इमदाद फराहम करेंगे। सदर जो बाइडन ने इंसानी बुनियादों पर मदद और अस्करी मदद की मद में $33 बिलियन मांगे थे, मगर डेमोक्रेट्स 40 बिलियन फराहम करने की तैयारी में हैं, जिनसे ये तासुर मिलता है कि रूसी जारहियत के खिलाफ अमेरिका की दोनों बड़ी सियासी जमातें यकसा मौक़िफ़ की हामिल हैं। बाइडन के बकौल कांग्रेस अगले इमदादी पैकेज की मंजूरी जल्द दे देगी ताकि असलहे की फराहमी में रुकावट न आए। यूक्रेन के अंदर जी ये जंग अभी भी जारी है, कहाँ तक पहुँचती है, क्या अपडेट होंगी, इससे हम आपको आगाह रखेंगे। अभी हमें आपको बताना है कि अमेरिका की रियासत जो है न्यू मैक्सिको, वहाँ अमेरिका की तारीख की दूसरी बड़ी आग जो है वो इस वक्त फैलती चली जा रही है। 650 किलोमीटर का रकबा बताया जा रहा है, एरिया बताया जा रहा है जहां ये आग इस वक्त भड़क रही है। ये मनाजिर कुछ हम आपको इसके दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है 2 अफराद के हलाक होने की इत्तलात मिली हैं। बहुत सारे लोग लापता हैं जिनके बारे में भी कुछ मालूम ही नहीं हो सक रहा है, और 16,000 के करीब घर जो हैं इस न्यू मैक्सिको के इस आसपास के इलाके में जहाँ ये आग भड़क रही है उनको खाली करा लिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि सदर जो हैं जो बाइडन, उन्होंने इस सारे इलाके को आफत ज़दा
ज़दा करार दिया है और ये जो 3 काउंटीज़ हैं इस इलाके की, इस रियासत की, उनके लिए इमरजेंसी फ़ंड भी जारी कर दिया गया है। न्यू मैक्सिको के 6 मकामात बताए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ, जहाँ पर यह आग लग चुकी है। इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए उस तरह से ज़ाहिर इक़दाम नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन जितने इक़दाम किए गए हैं वो ये बताते हैं कि अभी तक सिर्फ 20% आग पर काबू पाया जा सका है। 20% आग पर काबू पाया जा चुका है। 80% जो है वो भी भड़क रही है और 80% भड़कती आग जो है ये कहीं थमती दिखाई नहीं दे रही है। अगर 20% पर काबू पाया गया है तो ये 80% आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे इलाके को अपने अंडर लेते हुए दिखाई दे रही है और घेरते हुए दिखाई दे रही है। बताया ये भी जा रहा है हमें कि 13,000 मकीनों पर जो मुश्तमिल शहर है लॉस वेगस, जिसके बारे में हम अब बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वीडियोस बहुत सारे उस इलाके से आ रहे होते हैं। अब वहाँ पर रेस्टोरेंट्स जो हैं, ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं, उनको बंद कर दिया गया है। शहरियों को कहा गया है कि वो घरों के अंदर बंद रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ बहुत तेज़ हवाएँ चल सकती हैं और दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से रियासत के जो शिमाली इलाके हैं वहाँ पर आग फैलने का ख़तरा मौजूद है। क्या वजूहात हैं जी, क्यों एकदम से यहाँ पर इतना मौसम जो है, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दर्जा हरारत जो है वो बढ़ने लग गया है? क्यों इसको लेकर इक़दाम नहीं किए गए हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका जैसे मुल्क की जानिब से? और फिर जब इतने बड़े पैमाने पर आग लगी है, जिसको अमेरिका की तारीख की दूसरी बड़ी बदतरीन आग करार दिया जा रहा है, तो इस पर काबू पाने के लिए अमेरिका के पास क्या वसाइल मौजूद हैं? रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको शदीद मौसमी हालात की लपेट में। रियासत में 1 महीने से जंगलात में लगी आग में मजीद शिद्दत पैदा होने लगी। रियासत न्यू मैक्सिको में लगी जंगलात की आग को अमेरिकी तारीख की दूसरी बड़ी आग करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता 1 माह से लगी इस आग से अब तक 2 अफराद हलाक, जबकि 269 मुरब्बा मील से ज्यादा रकबा आग की लपेट में आग कर खाकस्तर हो चुका है। 170 के करीब घर आग से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके, जबकि रियासत के 16,000 मकीन आग से बचने के लिए अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। जबकि रियासत के गवर्नर ने शुमाली इलाकों में भी लोगों से इनखला की अपील कर दी है। सदर जो बाइडन ने भी न्यू मैक्सिको को आफतज़दा करार दे दिया है और शदीद मुतासरा 3 काउंटियों में इमरजेंसी फंड देने का ऐलान कर दिया है। हुकाम का कहना है कि न्यू मैक्सिको में इस वक्त 6 मुख्तलिफ मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है और आग को बुझाने के लिए 1400 से ज्यादा फायर फाइटर अपनी जान दांव पर लगाकर दिन रात काम में लगे हैं। लेकिन तेज हवाओं, शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस रियासत के कई इलाकों में फिजाई अमदाद और आग को बुझाने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक न्यू मैक्सिको के हुकाम का कहना है कि दारुल हुकूमत सांता फे के मशरकी हिस्से में लगी आग 1,72,000 एकड़ तक फैल गई है, जबकि लॉस वेगास में आग लगने से 1,45,000 एकड़ पर जंगल जल चुका है। हुकाम के मुताबिक आने वाले दिनों में 72 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवाएं शुमाल की जानिब बढ़ने वाली इस आग की शिद्दत के बढ़ने का सबब बनेगी। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको मगरबी अमेरिका में वाक़ है। नेचर क्लाइमेट जरीदे की तहकीक के मुताबिक ये खित्ता 1200 साल की बदतरीन खुश्क साली का शिकार है, जिसे माहौलियाती तब्दीली ने बदतरीन बना दिया है। खुश्क साली के बायस रियासत के पानी के जखीरों में भी तारीखी कमी देखने में आ रही है। साइंसदानों का कहना है कि 22 साल से जारी इस खुश्क साली की शिद्दत में मुस्तकबिल करीब में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। मुहक्किकीन का कहना है कि खुश्क साली का 42% सबब इंसानी वजह से होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों से मंसूब किया जा सकता है। हयातियाती ईंधन के जलाने के नतीजे में पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीली गर्म दर्जा हरारत और हवा में बुखारात को बढ़ाने का बायस बन रही है। साइंसदानों ने इस तहकीक के जरिए खबरदार भी किया कि मौसमियाती तब्दीली हकीकी तौर पर जनूब मगरिब में पानी की फराहमी को मुतासिर और जंगलात को चूल्हे की तरह गर्म कर रही है, और अगर इस मौसमियाती तब्दीली को जल्द न रोका गया तो मगरबी अमेरिका में खास तौर पर हालात मजीद खराब हो सकते हैं।
बिल्कुल जी, यहाँ हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको के बारे में आप ये रिपोर्ट देख रहे थे और अब हम रुख करने जा रहे हैं जी जनूबी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर का। एक्वाडोर का जब जिक्र आता है तो जहाँ बहुत सारी खबरें एक्वाडोर से आ रही होती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ख़बरें जो हैं एक्वाडोर से वो जेलों के अंदर होने वाले तसादुम के हवाले से आ रही होती हैं। तो आज भी हमारे पास एक ऐसी ही खबर है। यहाँ एक्वाडोर के अंदर एक जेल में दो मुखालिफ जो ग्रुप हैं उनके अंदर लड़ाई हुई है। बताया ये जा रहा है कि इस तसादुम में 44 अफराद जो हैं वो मारे गए हैं और इस तसादुम के दौरान 220 कैदी जो हैं वो जेल से फरार भी हो गए थे। इनमें से अलबत्ता 112 जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया वापस, जबकि 108 जो हैं वो अभी भी मफरूर हैं, उनकी तलाश जारी है। लेकिन जब इस तसादुम की इत्तला मिली तो कैदियों के जो अहले खाना है वो बहुत बड़ी तादाद में, ये आप देखिए कि जी जेल के बाहर पहुंच गए थे, परेशान थे, जिनके भाई बाप बेटे जो भी वरेवर जो भी उनका रिश्ता है यहाँ पर कैद थे वो सारे के सारे परेशान थे और अपने प्यारों की खैरियत जानना चाह रहे थे कि कहीं उनके ये जो मरने वाले लोग हैं उनमें उनके प्यारे ना हों, इस बात का खदशा उनके अंदर मौजूद था। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, जैसा कि मैंने इस खबर के आगाज़ में भी आपको बताया कि एक्वाडोर की जेलों में इस तरह के वाक़यात पहले भी पेश आते रहते हैं। अगर हम 2021 की बात कर लें तो 2021 के आगाज़ में ही हमने देखा था कि 3 जेलों के अंदर फसादात हुए थे मुख्तलिफ के अंदर, उसमें 62 कैदी जो हैं मारे गए थे। फिर गुज़श्ता साल सितंबर में इसी शो के अंदर हमने आपको खबर दी थी कि एक्वाडोर का एक शाही शहर जो है उसकी जेल के अंदर कैदियों के दरमियान इसी तरह का खौफनाक तसादुम हुआ था और इसमें 166 जो अफराद हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन क्यों एक्वाडोर के अंदर इस तरह से मुख्तलिफ गिरोह बने हुए हैं कैदियों के, क्यों इनके अंदर तसादुम होता रहता है, क्यों उसको रोकने के लिए इकदाम नहीं किए जाते और इतना बढ़ावा उसको मिल जाता है कि उसमें इतनी सारी जानें ज़ाया हो जाती हैं। रिपोर्ट में जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर की जेल में 2 मुखालिफ जराइम पेशा ग्रुपों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 44 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक एक्वाडोर के दारुल हुकूमत में 2 मुतहारिब ग्रुपों लॉस लुबोस और R7 के कारिंदों के दरमियान झगड़ा हो गया और झगड़े ने खूनी शक्ल इख्तियार कर ली। एक्वाडोर हुकाम ने तस्दीक की कि जख्मी कैदियों को ट्रकों और एम्बुलेंसों की मदद से करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तसादुम की इतलात मिलने के बाद कैदियों के अहले खाना की बड़ी तादाद जेल के बाहर पहुंच गई और वो अपने प्यारों की खैरियत मालूम करने के लिए बेचैन थे। एक्वाडोर की पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जेल में हालात बेतदरीज बेहतर हो रहे हैं। एक्वाडोर के वजीर दाखिला ने वाक़या से मुतालिक बताया कि तसादुम के दौरान 220 कैदी जेल से फरार होने में कामयाब हो गए थे, जिनमें 112 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 108 मफरूर कैदियों की तलाश जारी है। जेल में बगावत पर मुकम्मल काबू पा लिया गया और तफसीली तलाशी के दौरान जेल वार्डन से आतिशी असले और तेज धार आलात को तहवील में ले लिया गया है। जेलों में मौजूद जराइम पेशा जत्थों के दरमियान झड़पें होती रहती हैं, जो जेल में बगावत और हलाकतों का सबब बनती हैं। रवां साल अप्रैल में एक्वाडोर की एल तोरी जेल में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 20 अफराद हलाक हो गए थे। इस झगड़े की वजह ये भी थी कि एक गिरोह के अरकान जेल के अंदरूनी हिस्से का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, जबकि कुछ कैदियों ने इस पर बगावत कर दी। तसादुम के बाद 90 अफराद को जेल से बहिफाजत दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। आलमी खबरी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक्वाडोर में 30,000 कैदियों की सलाहियत वाले 65 कैद खानों में तकरीबन 39,000 कैदी बंद हैं, जिसकी वजह से मंशियात फरोशों के कारिंदों में झगड़े के वाकयात मामूल बनते जा रहे हैं। माजी में एक्वाडोर के सदर मुल्क की जेलों में बढ़ते हुए तशद्दुद का जिम्मेदार गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को करार दे चुके हैं। उन्होंने इतराफ भी किया था कि एक्वाडोर की जेलों में गुंजाइश से 30% ज्यादा लोग कैद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरस भी मंशियात स्मगलिंग पर लड़ाई में 316 अफराद हलाक हुए थे। सितंबर में भी एक जेल में इसी नौइयत के एक वाक़े में 166 जान से गए थे। इन वाक़यात की रोकथाम के लिए जेलों की सिक्योरिटी सख्त करने के अहकाम जारी की गए और सिक्योरिटी फोर्स की इजाफी नफरी तैनात की गई, लेकिन इसके बावजूद जेलों में खूनी तसादुम के वाक़यात को रोका नहीं जा सका। जेलों के अंदर गुंजाइश से ज़्यादा कैदी भरे गए हैं और यही वजह है कि जब उनमें आपस में तसादुम होता है तो इतना बड़ा जो नुकसान है वो देखने में आता है। खैर जी, कुछ आगे बढ़ जाते हैं प्रोग्राम में, चाइना की बात कर लेते हैं।
चाइना के बारे में आप जानते हैं कि उसने बहुत सारे शोबों में बहुत सारी तरक्की की है। एक और शोबा जहां वो बहुत बड़ा इंकलाब लाने जा रहा है वो है जी खला की वुसअतों के अंदर झांकने का शोबा। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं अब वो खलाई मखलूक के हवाले से बहुत सारी मूवीज़ जो आ रही होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं। बहुत सारे नाज़रीन इस वक्त जो मुझे देख रहे होंगे, जिनमें शायद कुछ बच्चे भी शामिल होंगे, जो ये समझते हैं कि जी खलाई मखलूक कोई वजूद रखती है मूवीज़ देखने के बाद। तो ऐसे बहुत सारे इबहम जो हैं, ऐसे बहुत सारे इंसानी जहन के अंदर जो सवालात जन्म लेते हैं कि क्या कोई और इंसानी मखलूक भी है और ये दुनिया जो है इसकी तख्लीक किस तरह से हुई, कब हुई, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए अब चाइना एक बहुत बड़ी दूरबीन जो है वो खला में भेजने जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इसको 2023 में मदार में भेजा जाएगा। ये दूरबीन अब जो है इस पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया है। ये दूरबीन हमें बताएगी जी नित नई कहकशाओं के हवाले से, सितारों के हवाले से, और साथ ही साथ जो तारीख तवानाई पर तहकीक है उसके लिए इसको तख्लीक किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि 1990 में यानी 1990 में खला के हालात जानने के लिए नासा की जानिब से हबल नामी जो पहली एक बहुत बड़ी खलाई दूरबीन थी उसको खला के अंदर भेजा गया था, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि जो हमारी कायनात है ये कितनी पुरानी है। इसके बाद दुनिया की जो महंगी तरीन जिसको दूरबीन कहा जाता है जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसको गुज़श्ता बरस दिसंबर में भेजा गया था। और ये जो जेम्स वेब दूरबीन है ये बताने के काबिल हुई, देखने के काबिल हुई कि हमारी कायनात में जो इब्तदाई कहकशाएँ हैं वो किस तरह से वजूद में आई और इस कायनात के बनने में इससे पहले जो अमल है वो क्या अमल था। ये जो चीन अब तैयारी कर रहा है इसके ऊपर कितना ख़र्चा आने वाला है, जब ये भेजी जाएगी उससे क्या ख़ास तौर पर ये जो खला के हवाले से मालूमात हैं इसमें क्या इंकलाब आने वाला है, इस बारे में आज हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। चीन ने भी खला का माजी मुस्तकबिल जानने के लिए अपनी दूरबीन भेजने की तैयारी पकड़ ली। चीनी हुकाम के मुताबिक चीन की खलाई दूरबीन 2023 तक खला के मदार में भेज दी जाएगी। मंसूबे के तहत इसे चीनी खलाई स्टेशन दूरबीन का नाम दिया गया है। इसकी जिसामत एक बस की जितनी है, लेकिन इसका फील्ड व्यू हबल से कदरे बड़े और वसी है। इस पर 3 आईने नस्ब हैं जिनके मुतालिक दावा किया जा रहा है कि कायनात का बहुत साफ और शानदार मंजर दिखा सकेंगे। चीनी साइंसदानों का कहना है इस खलाई दूरबीन की बदौलत आसमान का एक वसी मंजर देखा जा सकेगा। इस दूरबीन में दर्जनों हसास आलात में से 4 ऐसे हैं जो कहकशां में बहुत छोटे अक़साम को भी वाज़ेह तौर पर दिखा सकेंगे। इसके अलावा खला में मौजूद सेटेलाइट और दुमदार सितारों जैसे मुतहरिक अजसाम की रंगीन और साफ तस्वीर लेने में भी मदद मिलेगी। साइंसदानों को तवक्को है कि इससे ब्लैक होल की तश्कील को भी देखा जा सकेगा, जबकि इससे निज़ाम शमसी से मावरा सैयारों की बराह रास्त तस्वीर कशी भी मुमकिन होगी। माहिरीन का कहना है कि ये अल्ट्रा वायलेट अमवाज दिखाने वाली भी अब तक की सबसे बड़ी खलाई दूरबीन होगी। खला में 1990 में पहली बार हबल नामी दूरबीन नासा की जानिब से भेजी गई थी। इस खलाई दूरबीन को दरियाफ्तों की मशीन कहा जाता है। इसकी रवानगी से पहले साइंसदानों को ये नहीं मालूम था कि हमारी कायनात 10 अरब साल पुरानी है या 20 अरब साल पुरानी। अब हम ये जानते हैं कि कायनात की उम्र 13.8 अरब साल है। हबल के बाद मगरबी साइंसदानों ने एक नई खलाई दूरबीन पर काम शुरू कर दिया। $10 अरब से तैयार करदा दुनिया की इस महंगी तरीन खलाई टेलीस्कोप के इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचने में 30 बरस का अरसा लगा और इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े साइंसी मंसूबों में से एक करार दिया गया। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में जेम्स वेब तारीखी खलाई मिशन पर रवाना की गई, जबकि इस दूरबीन का मकसद हमारी कायनात में रोशन होने वाले अव्वलीन सितारों को देखना है। इस टेलीस्कोप में ये सलाहियत भी मौजूद है कि ये जमीन से कहीं दूर मौजूद सैयारों के माहौल और वहाँ मौजूद गैसों की जांच के जरिए जिंदगी की शवाहिद तलाश कर सकेगी। मार्च में इस दूरबीन के जरिए ली गई एक सितारे की पहली तस्वीर जारी की गई। इसको बनाने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि तस्वीर का मयार उनकी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा है। मगरिब की तरह चीन भी अब खला के राज जानने के लिए 2022 से अपना खलाई स्टेशन कायम कर रहा है। चीन की बनाई गई दूरबीन इसी मदार में कुछ दूर रहते हुए आजादाना तौर पर काम कर सकेगी। चीनी हुकाम का कहना है कि मंसूबे के तहत पहले इसे खलाई स्टेशन से मुंसलिक किया जाना था, लेकिन इसमें कुछ मसाइल का सामना था। लेकिन मुरम्मत और बैटरियों की तब्दीली के लिए इसे खलाई स्टेशन से जरूर मुंसलिक किया जाएगा। रिपोर्ट आपने देखी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।